नमस्कार। उत्तराखंड खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। डोईवाला विकासखंड के भोगपुर में मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने आदर्श संस्कृत ग्रामों का शुभारंभ किया। संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार एवं उसके सार्वभौमिकरण के लिए राज्य की 13 जनपदों में 13 ग्रामों को संस्कृत ग्राम घोषित किए हैं। शुभारंभ कार्यक्रम में अन्य 12 जनपदों में स्थापित संस्कृत ग्रामों को भी वर्चुअल प्रणाली से जोड़ा गया और कार्यक्रम संपादित हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, डोईवाला विधायक बृजभूषण गोरेला सहित तमाम अतिथि गण मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आदर्श संस्कृत ग्राम की स्थापना कर देववाणी संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड सदियों से देववाणी संस्कृत के अध्ययन और शोध को केंद्र कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता को हमारे राज्य में लागू किया गया। राज्य में संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पहले से ही जो है घोषित किया हुआ है। यहाँ पर हमारी द्वितीय भाषा संस्कृत भाषा है और ये राज्य हमारा देवभूमि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर विवेकानंद जी तक सभी ने यहाँ पर साधना की है और जगह जगह पर देवस्थान हैं और देववाणी संस्कृत को बोलने वाले, उसमें पाठ करने वाले, ऐसे हमारे अनेक विद्वान हमारे देवभूमि के अंदर हैं। अब ये संस्कृत भाषा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे, उसके लिए 13 जो हमारे जनपद हैं सभी में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने का हमने इसकी शुरुआत की है। इसके तहत विद्यालय भी बनाए जाएंगे, अच्छा भवन भी बनाया जाएगा, अच्छा साहित्य भी वहाँ पर उपलब्ध होगा और हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, वो संस्कृत भाषा में अपनी बोलचाल करेंगे, संवाद करेंगे, अपना कामकाज करेंगे। और उसके लिए हम जहाँ ये प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ साथ जहाँ एयरपोर्ट है, हमारा रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं, सरकारी कार्यालयों में भी हमने इसको जो है करने के लिए लगभग 5000 स्थानों पर अभी संस्कृत में जो है बोर्ड लग चुके हैं और उसको हम आगे भी इस काम को आगे मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने उत्तराखंड में 13 गांव को संस्कृत गांव घोषित करते हुए उत्तराखंड की देव मूल्य का सम्मान किया है। इसके बारे में अधिक बताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी के मन मस्तिष्क में देवभूमि के देव अतुल्य भावना बसी हुई है, जिसके तहत उन्होंने उत्तराखंड में 13 गाँव को संस्कृत गाँव घोषित करने का काम किया है, जो कि एक काबिले तारीफ काम है। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी के मन मस्तिष्क में देवभूमि का जो देवतुल्य स्वरूप है, उसमें देव भाषा का भी बड़ा महत्व है और देव भाषा की दृष्टि से आज 13 गांव ये संस्कृत ग्राम घोषित किए जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ और धीरे धीरे इससे पहले भी अनेकों गाँव को संस्कृत ग्राम घोषित किया, जहाँ आज भी संस्कृत में बोलचाल की भाषाएं आपस में बातचीत होती है और धीरे धीरे इस गति को बढ़ाएंगे और उत्तराखंड राज्य की ऐसा राज्य बन जाए कि अनेकों गाँव के अंदर संस्कृत में बोलचाल होगी, लोगों को देव भाषा के प्रति एक रुझान होगा और धीरे धीरे इसके बारे में और देवभूमि का जो देवतुल्य स्वरूप है उसमें इस भाषा का एक बड़ा महत्व रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र धामी ने उत्तरकाशी और पौड़ी में आई आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना और तेज गति से करेगी। ये बात मुख्यमंत्री ने आदर्श संस्कृत ग्राम के उद्घाटन समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही। प्रलयकारी आपदा आई और इस आपदा ने पूरा धराली आपदा की भेंट चढ़ गया। जनहानि हुई है, पशु हानि हुई है और फसलों से लेकर मकान, होटल, होम स्टे सभी प्रकार का बड़ा नुकसान हुआ है। मैं सबसे पहले तो जो लोग इसमें दिवंगत हुए हैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय कष्ट आया है उनको एक कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम ऐसे समय में
धराली समेत पौड़ी ज़िले के भी हमारे पौंछी और अन्य गाँवों में वहाँ भी बड़ा नुकसान हुआ है, उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर भी हुआ है। उन सभी के लिए हमने कल कहा है कि हम एक अभी तत्काल रूप से सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की धनराशि जिनके भी मकान इस आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, तत्काल उसकी सहायता राशि के रूप में जारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ा पुनर्वास का राहत का एक काम हो, उनकी व्यवस्थित तरीके से उनका रोजगार से लेकर उनका जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। एक हफ्ते में वो कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देगी और हम हर क्षण, हर पल और हर प्रकार से उन आपदा पीड़ितों के साथ हैं, उनके परिवारों के साथ हैं। हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा धराली में राहत और पुनर्वास के लिए भेजी जा रही आपदा राहत सामग्री को रवाना किया। बैंक ने CSR के तहत 10 से 12 दिनों तक के लिए पर्याप्त कच्चा राशन, आटा, चावल, दालें, मसाले, खाद्य तेल सहित दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे टूथपेस्ट, नहाने और कपड़े धोने का साबुन भी सम्मिलित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटक महिंद्रा बैंक का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उत्तरकाशी के धराली आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने और वहां की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। करण माहरा ने राहत और बचाव कार्यों पर कई सवाल उठाए और मुख्यमंत्री धामी पर भी हमला बोला। कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेश में आपदा आती है तो इसकी ड्यूटी है, ये कोई तारीफ की बात नहीं। अगर मैं भी गया, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी तारीफ नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है जिसका मैंने निर्वहन किया है। वैसे ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मजा तब आता क्योंकि हेलीपैड पे भी मुख्यमंत्री हैं, कंट्रोल रूम पे भी मुख्यमंत्री हैं, आपदा ग्रसित क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट कहाँ है। ड्यूटीज लगनी चाहिए थी, कोई कंट्रोल रूम देखता, कोई आपदा ग्रसित क्षेत्र में हर्सिल के पास या उससे आगे जहां सुरक्षित स्थान है, कम से कम 2 कैबिनेट मंत्रियों को कैंप वहां करना चाहिए था। कुछ लोगों को उत्तरकाशी रह के, कुछ लोगों को लिमछा घाट के पास जहां बैली ब्रिज बन रहा वहां डेरा गाड़ना कि सब प्रदेश खतरे में है। हमारा गढ़वाल का आदमी खतरे में था। इस समय पूरी कैबिनेट की जिम्मेदारी अकेले मंत्री की थी। फिर कह रहा हूं क्योंकि सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में चुनावों में लगे हुए हैं, इसलिए किसने जहमत नहीं उठाई कि वहां जा सके। और मुख्यमंत्री को भी लालच चुनाव का था, इसलिए मुख्यमंत्री अकेले गए, अपने साथियों को क्यों नहीं ले गए, क्यों उन्होंने मंत्रियों की, कैबिनेट के साथियों की ड्यूटी लगाई, ये समझ से परे है। कल जब मैं वहां से चल रहा था, मैं जब धराली से वापस आ रहा था, उस समय मुख्यमंत्री जी खटीमा पहुंच चुके थे, क्योंकि चौपर से आए, 2 मिनट मिले, राखी पहनवाई और खटीमा चले गए। राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर्स की किसी ना किसी की वहाँ ड्यूटीज होनी चाहिए थी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से वो जितने लोगों को गुमशुदा बता रहे हैं, वो बलवे के नीचे कितनी देर जिंदा रहेंगे। मेरी जो छटपटाहट थी 5 तारीख से जाने की और 6 तारीख की शाम से लगातार वहाँ पहुँचने की, वो इसीलिए थी, मुझे उम्मीद थी कि अगर ये देखेंगे कि ये पैदल जा सकता है तो शायद ये कुछ लोगों को पैदल भेज के वहाँ रेस्क्यू चलाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जब गाद आती है, कमरे कुछ जो जमीन में दबे रहते हैं उसके अंदर गाद नहीं होते, तो वहाँ जो लोग होते हैं वो 72 घंटे तक बच सकते हैं। हम में से कोई भी आदमी बिना खाना पानी के 72 घंटे तक आराम से जीवित रह सकता है अगर वो बीमार नहीं है। तो इस उम्मीद में था मैं कि मैं पहुंचूंगा तो शायद ये तेजी करेंगे और कुछ मकान के कमरे जो नीचे रह गए उनको खोलेंगे तो शायद कुछ जाने हमारी बच के बाहर आ सकें। लेकिन मैं अफसोस कि ऐसा नहीं हो, सरकार लगातार अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। धराली आपदा को लेकर प्रदेश कांग्रेस के आरोपों को लेकर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है। इन आरोपों के बजाय कांग्रेस आपदा प्रबंधन के लिए पार्टी की एक समिति गठित करते और आपदा पीड़ितों के राहत व बचाव कार्य के लिए कुछ करते। इस प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है। अच्छा होता कि कांग्रेस के अध्यक्ष जी आपदा प्रबंधन के लिए पार्टी की एक समिति बनाते,
वहाँ किस प्रकार से देवी आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए कुछ सहयोग की बात करते हैं, भोजन है, दवा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, उसकी चर्चा करते हैं। सरकार के मुख्यमंत्री लगातार उस क्षेत्र में बने हुए हैं, उनको भी अपने सुझाव देते हैं। लेकिन केवल अगर आपदा में राजनीति ढूंढी जाए तो ये कम से कम इस राज्य के हित में नहीं है। जहाँ तक प्रदेश सरकार का विषय है तो प्रदेश सरकार लगातार जिस दिन से आपदा आई है, मुख्यमंत्री जी विकट परिस्थितियों के बाद भी मुख्य स्थल तक पहुँचे हैं। हर प्रकार का तंत्र वहाँ भेजा गया है। आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाए इसके लिए जो एजेंसियों की आवश्यकता है उनको वहाँ भेज दिया गया है। और मैं कह सकता हूँ लगभग 1100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है और जिनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमने मशीनें वहाँ भेजी हैं। और बड़ी मशीनें जब जाएंगी तो जो दबे हुए लोग हैं उनको भी निकाला जाएगा। कल बिजली की आपूर्ति भी व्यवस्थित कर दी गई है। तो हर प्रकार की दवा की व्यवस्था है, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि की घोषणा की है, 6 महीने तक राशन की बात की है। तो ये जिनके मकान टूटे उनको भी अलग से धनराशि देने की बात की है। तो इस प्रकार का जो व्यवसाय है प्रारंभिक तथ्य है, तथ्य को का सबको एक प्रकार से सहयोगी बनना चाहिए। और आज राजनीति की नहीं अपितु उस क्षेत्र में हम क्या सहायता का सेवा भाव कर सकते हैं इसकी आवश्यकता है। पार्टी उत्तराखंड पुलिस के फ्लड कंपनी के जवान आपदाग्रस्त मार्गों का निरीक्षण करते हुए खोज एवं बचाव कार्य के लिए घटनास्थल के लिए पैदल रवाना हुए। राहत खोज एवं बचाव कार्य के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल को तत्काल धराली हर्षिल भेजा गया है। उत्तराखंड की फ्लड कंपनी के जवान आपदाग्रस्त मार्गों का जायजा लेते हुए पैदल हर्षिल धराली की ओर बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हरदेश और पूर्व विधायक संजीव आर्य ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत का दावा किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पुष्पा नेगी को जिला पंचायत अध्यक्ष और देवी की बिष्ट को उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के पास पर्याप्त जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन होने का दावा करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा धन बल और बाहुबल के जरिए चुनाव में दबाव बनाना चाहती है। कांग्रेस ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी जताई और कहा कि मतदान के दिन वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरी पार्टी नैनीताल में मौजूद रहेगी। पूरे प्रदेश में जनता ने पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है और हमारे पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हों चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों चुनकर आए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इन प्रकारेण चुनाव जीतना, इस पंचायत चुनाव में भी ये देखने को मिल रहा है। सरकार और प्रशासनिक प्रशासन तंत्र, सरकारी तंत्र हमारे जिला पंचायत सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, हमारे उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को डराने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जो जनादेश हमें मिला है उसको जनादेश आशीर्वाद के रूप में लेंगे और निश्चित रूप से जो चुनाव होने जा रहे हैं प्रमुखों के, जिला पंचायत अध्यक्ष के, उसमें हमारे प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे। लगातार जब से हमने नामांकन कराया है, जब से मैंने नामांकन कराया तब से लगातार हम पे दबाव बनाया जा रहा है और जिला पंचायत सदस्य में ही सदस्य का चुनाव लड़ते हुए यह दबाव बनाया जाता है कि हम चुनाव ना लड़ें, हम वहीं पे हार जाएं ताकि हम इसके लिए आगे को दावेदारी भी ना कर सकें। तो आज तो मैं आज
कांग्रेस ने मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, तो मैं यही कहूँगी कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगी और जो लोगों को हमसे उम्मीदें हैं उनके लिए हमेशा मेरी सहानुभूति रहेगी और मैं हमेशा अपने निस्वार्थ भाव से काम करती रहूँगी। कितने आश्वस्त हैं? आपके पास पूरे मेंबर हैं? हमारे पास पूरा समर्थन है, पूर्ण बहुमत है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर जीत को लेकर भाजपा नेताओं के विरोधाभासी बयान देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जहां 12-12 जिला पंचायत सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद 12 में से 10 सीटों पर ही अपना अधिकार मान रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के दावे अभी हवा में तैरते नजर आ रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद ने यह भी दावा किया है कि 60 से अधिक ब्लॉक प्रमुख भी उनके बनने जा रहे हैं, तो इसमें भी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के बयानों में भिन्नता नजर आ रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जिला पंचायत में भी 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो कम से कम 10 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और ब्लॉक में भी भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ये 60 से ज़्यादा होंगे। जिस प्रकार की सूची घोषित हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। एक तरफ पहाड़ों में बारिश ने जहां कहर ढाया हुआ है, तो दूसरी ओर एक बार फिर से स्कूल खुलने से उन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को अब डर सताने लगा है। जिन स्कूलों की स्थिति जर्जर बनी हुई है, ऐसे ही एक स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैगवाड़ी का है, जो पौड़ी शहर के निकट बैगवाड़ी गांव में स्थित है। ये स्कूल पिछले 4 साल से जर्जर अवस्था में है। इससे पहले भी पूर्व में डीएम रह चुके डॉक्टर आशीष चौहान ने इसकी स्थिति का सुधारने की बात कही थी। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन स्थिति 4 साल बाद भी जस की तस बनी हुई है। आज भी यहाँ अभिभावक अपने बच्चों को पठन पाठन करवाने के लिए भेज तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिसके कारण पहले इस स्कूल में 40 बच्चे पठन पाठन करते थे, लेकिन अब केवल 5 ही बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए पहुँच रहे हैं, जो कि साफ दर्शा रहा है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए कितनी तत्पर है। जो नीचे की स्कूल टूट रही है और वहाँ हमको अंदर जाने पर डर लगता है, क्योंकि वहाँ की ऊपर से छत गिर रही है। जी, हमारी स्कूल बन जाए, अच्छी बन जाए और अच्छी बन जाए, साफ सुथरी। सर, मैं यहाँ पे 2010 से हूँ और इस समय तो पंजीकृत केवल जो है 5 छात्र हैं और पहले तो सर 38-40 तक बच्चे होते थे और विद्यालय भवन की स्थिति जो है बहुत खराब है। निष्प्रोज्य भवन है हमारा। नहीं है तो आप देख ही रहे होंगे कि एक कमरा है हमारे पास, तो पठन पाठन में काफ़ी कठिनाई होती, सामान रखने में दिक्कत है। मेरे को समय समय पे मैंने जो है फोटोग्राफ्स वो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो प्रस्ताव होता है, प्रार्थना पत्र होता है, वो भेज दिया गया है, फोटोग्राफ भेज दिए गए हैं। स्कूली बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा हमारी भी पहली प्राथमिकता है और इसी के दृष्टिगत अभी जो अतिवृष्टि हुई है उसके पश्चात सीओ जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं और उसके साथ में सभी बीओज और डिप्टी ईओज को भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्कूल आइडेंटिफाई करें जहाँ थोड़ी भी क्षति है या दीवार आदि गिरने की संभावना है और वहाँ पे कदापि बच्चों को ना बिठाया जाए और उसके नियरेस्ट जो भी चिन्हित कर लें कुछ अन्य भवन और वहीं पे बच्चों को बिठाया जाए। तो ये जो पिछले 2-3 दिन में इस तरीके की एक्सरसाइज हुई है उसमें 25 ऐसे स्कूल्स मिले हैं जो एक्चुअली डेंजरस हैं और 25 अन्यत्र स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं। तो फिलहाल वहीं पे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं और जो रिमेनिंग उसका जो एक्चुअल भवन को ठीक करने के जो कार्य है वो भी शीघ्र फिर उसके लिए भी एस्टिमेट आदि मंगा के कार्य किए। पांगती को सिविल सर्विस परीक्षा में आईएएस का कैडर मिला है। 32 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मुंशियारी ब्लॉक से आईएएस अफसर बनने वाले युवा बने अमितेश पांगती। सामुदायिक पुस्तकालय अमितेश का नागरिक अभिनंदन करेगा। स्थानीय युवाओं के साथ उनका संवाद भी कराया जाएगा। अमितेश का परिवार वर्तमान में लखनऊ में रहता है। उनके पिता तेज बहादुर सिंह पांगती भारतीय सेना के कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अमितेश का मूल गांव दरकोट है। इससे पूर्व अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अनारक्षित वर्ग से आईपीएस कैडर प्राप्त किया था और आईएफएस कैडर में देश की भारतीय वन सेवा में रैंकिंग में देश में 17वां स्थान प्राप्त किया।
मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 को सफल बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार द्वारा हरिद्वार जनपद को नशा मुक्त करने के लिए अवैध मादक पदार्थ के तस्करों की कमर तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के दृष्टिगत कोतवाली लक्सर द्वारा क्षेत्र में नियमित रूप से टीमें गठित कर लक्सर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर से पुलिस ने 104 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। तस्कर की पहचान फरमान पुत्र कुर्बान निवासी सुल्तानपुर के रूप में की गई है। ने कल अच्छी कार्रवाई की है। नशा तस्करी के खिलाफ लगातार जो हरिद्वार पुलिस का अभियान है वो जारी है। चौकी इंचार्ज सुल्तानपुर जो हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनी थी जिन्होंने एक व्यक्ति को 104 नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा है जो प्रतिबंधित हैं, और वो व्यक्ति उनको कहीं सप्लाई करने के लिए लेके जा रहा था, तो इमीडिएट मुकदमा दर्ज करके उसको आगे रिमांड पे लिया जा रहा है। और साथ ही इस चेन में कौन लोग हैं, वो किससे खरीद के लाया था, किसको बेच रहा था, उसकी पड़ताल जारी है। श्रावण पूर्णिमा पर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने गंगा तट पर पूजा अर्चना कर पूरे सावन माह की गई विशेष शिव साधना का समापन किया। स्वामी कैलाशानंद गिरी प्रतिवर्ष पूरे सावन महीने दक्षिण काली मंदिर में एक आसन पर 22 से 23 घंटे बैठकर विशेष शिव साधना करते हैं। श्रावण पूर्णिमा पर उन्होंने श्री दक्षिण काली मंदिर घाट पर महादेव शिव का विशेष अभिषेक, गंगा पूजन, स्नान और पंचगव्य प्राशन कर साधना का समापन किया। इस दौरान कई संत महंत और श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे। परम पवित्र श्रावण मास में दक्षिण काली पीठ में गत कई वर्षों से शिवोपासना, शिव आराधना होती है। हमारे श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय कैलाशानंद गिरी जी महाराज एक तपस्वी संत हैं और हर वर्ष वो श्रावण मास में 1 महीने तक यहाँ पर नित्य रुद्राभिषेक होता है। वो 18-20 घंटे साधना में रहते हैं। मैंने जब पुराणों को बहुत गहराई से देखा तो अवंतिकापुरी में, उज्जैन में महाराज चंद्रसेन भगवान शिव के उपासक थे। वो 18-20 घंटा महाकाल के मंदिर में रहते थे और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज माँ भगवती के मंदिर में रहकर शिवोपासना करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत भूमि के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे महापुरुष हैं भूमि पर, और ये संतों के लिए, बहुत नए संतों के लिए प्रेरणादायक है कि तपस्या करना ही साधु का प्रथम धर्म है। तब से, साधन से मनुष्य का कल्याण करना साधु की प्रथम भक्ति है। और दूसरी बात ये है कि ये केवल महादेव की कृपा से ही हो सकता है। इतने घंटे बैठ करके तप करना बिना भगवान की कृपा, महादेव की कृपा और माता शक्ति की कृपा से संभव नहीं है। उत्तराखंड खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।